सो ही एवरीवन, आप देख रहे हैं लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है जेकेएसएसबी एफपीएफ गार्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 120 के 120 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप सभी के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो जेकेएसएसबी का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो साथ ही साथ फॉलो होने वाला है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सेट नंबर डी है। ठीक है, सेट नंबर डी है। अगर आपके पास कोई आंसर की वगैरह है तो आप उससे भी मैच कर सकते हैं, लेकिन हम जो है जो आपका मोस्टली जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी गई है, पहला असर्शन दिया गया है, फिर उसका रीजन दिया गया है। ठीक है, असर्शन हमें क्या दिया गया है, द वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल। तो इनका ये कहना है कि वेस्टर्न घाट में रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न क्या दिया गया है, द वेस्टर्न घाट्स लाई ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे जो एक तरीके से कहा जाए तो 2250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा का रेनफॉल वहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है उन्होंने बोला है द वेस्टर्न घाट्स लाई ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो चलिए, ये तो इंडिया का मैप मैं ऐसे रेफरेंस के लिए बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे हिट करता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही यहाँ पे हिट करता है, तो जो वेस्टर्न साइड हमें देखने को मिलती है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है वो एक दीवार की तरह खड़े हैं। ठीक है, दीवार की, जब वहाँ पे जो है यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है। यहाँ से जो विंड्स आ रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो मॉइस्चर है, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। और जब वो इस यहाँ से यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स को टकराते हैं, फिर वहाँ पे एक हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये पूरा फिनोमिना यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न घाट लाइट ऑन द विंडवर्ड साइड। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग जो है यहाँ पे पूछा गया है, और नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पे बताने हैं। एक साइड नेशनल पार्क्स है, दूसरी साइड स्टेट्स हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं चूज द करेक्ट मैच, और आपको ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे गिवन है। तो ये आपको मैच द कॉलम ही एक तरीके से कहा गया है, ये पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मोलिंग नेशनल पार्क, ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो मोलिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका जो नाम है वो यहाँ पे मोलिंग पीक के नाम पे रखा गया है। ठीक है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको मोलिंग पीक देखने को मिलती है, उसके नाम पे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब इसको मोलिंग पीक जो है, ठीक है, जिसका मतलब लोकल भाषा में वहाँ पे देखोगे तो एक तरीके से कहा जाता है रेड ब्लड। रेड ब्लड या फिर रेड पॉइजन के नाम से भी वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। दूसरा है दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। अब कई बार शिखोवा नेशनल पार्क पूछता है, कई बार दिब्रू नेशनल पार्क पूछता है। ठीक है, कई बार शिखोवा भी ऐड कर देता है, कई बार दिब्रू नहीं पूछता है। तो इसका जो आंसर है वो सेम ही था, यानी कि यहाँ पे असम जो है यहाँ पे इसका आंसर था। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपको, ये जो है मोस्टली असम में आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने को मिलती है। तो ये जो यहाँ पे नेशनल पार्क है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास ही भी देखने को मिलेगा। आगे है मोलम नेशनल पार्क। मोलम नेशनल पार्क भी यहाँ पे जो है सामने ही है, बिल्कुल इसका आंसर है, यानी कि थर्ड वाला। तो गोवा में जो है मोलम नेशनल पार्क आपका देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो आपको दूध सागर, मोलन नेशनल पार्क के पास आपको यहाँ पे दूध सागर जो हिल्स हैं वो देखने को मिलती है, फॉल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यही था नेशनल पार्क। और कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो है छत्तीसगढ़ में लाइम स्टोन वगैरह देखने को मिलेगा इसके आसपास, कंगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, लाइम स्टोन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारी केव्स भी देखने को मिलती है। तो ये जो है यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो स्टेटमेंट आपको गिवन है और इसमें से बतानी है आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। ये 3 स्टेटमेंट दी गई है। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट बोला गया है दे आर फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। ये आपके सही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे वर्ड में ही देख सकते हैं एवरग्रीन आ रहा है, तो इसका मतलब है हर साल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ी, हर साल जो है ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ से आप थोड़ा सा याद रख लेना, ये आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ पे एवरग्रीन लिखा होगा इसका मतलब है कि वो वहाँ पे ड्राई सीजन कम देखने को मिलेगा। जो पत्ते वगैरह हैं वो जड़ेंगे, लेकिन एक साथ नहीं जड़ेंगे। क्या पता जो 1-2 पेड़ हो उसका कहीं जाके सेंटर में जड़े, और जो
कई पेड़ होते हैं वो सर्दियों में उनके पत्ते झड़ते हैं, तो इस तरह ये मोस्टली यहाँ पे जब ज़्यादा इसमें बारिश होती है तो ज़्यादा ये ग्रीन ही रहते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, द शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ये जो है आपका गलत रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैक्सिमम ग्रीनरी ही रहती है, ज़्यादा रेनफॉल होता है और ज़्यादातर नहीं झड़ते हैं, मतलब ट्रीज़ जो है अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं। अगर यहाँ पे डेसीडियस पूछ लेता, ठीक है, डेसीडियस, फिर जो है आपका ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट रहता है, सेकंड वाला। तो फिलहाल तो ये वाला गलत रहेगा। और थर्ड वाले की बात की जाए, महागोनी, एबनी एंड रोजवुड आर द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही यहाँ पे पार्ट है, तो ये सही रहेगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, करेक्ट पूछा गया ना, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड किस में सही है, ये वाला डी ऑप्शन में सही है, तो डी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, ठीक है, इन इंडिया, चैतन्य महाप्रभु वाज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिटेल्स आपको बतानी है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या गिवन है, विष्णु डिवोशन इन कर्नाटका, शिवा डिवोशन इन तमिलनाडु, कृष्णा भक्ति इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, या फिर संकीर्तन मूवमेंट एंड कृष्णा भक्ति इन बंगाल। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संकीर्तन मूवमेंट एंड कृष्णा भक्ति इन बंगाल। जो डी ऑप्शन है वो आप सभी का सही रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे विष्णु डिवोशन इन कर्नाटका भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो विष्णु डिवोशन है जो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट देखा गया है। तो इसके संत की बात की जाए, कर्नाटका के जो संत है यहाँ पे बात की जाए, तो इसको यहाँ पे कहा जाता है बसवाना। इनके जो साइंट है, ठीक है, इनका ये प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बसवाना। और शिवा डिवोशन की बात की जाए, शिवा डिवोशन इन तमिलनाडु, तो यहाँ पे जो साइंट का नाम है, प्रोमिनेंट जो साइंट, इनको यहाँ पे नैनार्स कहा जाता है, ठीक है, नैनार्स। और वही कृष्णा भक्ति इन महाराष्ट्र एंड गुजरात की बात की जाए, तो यहाँ पे शंकर देवा जो है एक नाम जो है वो इससे जुड़ा देखने को मिलेगा, ये आप याद रख लेना, शंकर देवा, ठीक है, शंकर देवा। तो ये आप याद रख लेना, क्योंकि जेकेएसएसबी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मोस्टली अगली बार क्या पता आपको यही डाल दे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इनके मूवमेंट की बात की जाए, तो अगर विष्णु डिवोजन जो है यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, विष्णु डिवोजन, तो यहाँ पे आपको वेरी शिवा जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा, वेरी शिवा मूवमेंट। और वही नैनार्स की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको जो है शिवा भक्ति, ठीक है, ये तो यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आप देख लेना, शिवा से रिलेटेड इनका लॉर्डशिप से रिलेटेड इनका रहेगा। और वही शंकरा देवा की बात की जाए, ये कृष्णा भक्ति से रिलेटेड जुड़ा रहेगा। अगली बार आपसे स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो इसका जो ऑप्शन है ये मैं ये वाला मार्क कर लेता हूँ, डी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो यहाँ पे संकीर्तन मूवमेंट से जुड़े हैं और कृष्णा भक्ति इन बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लेना, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विद रेफरेंस टू इंडियन म्यूजिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, द कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक मेनली बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, वेरस हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया। ये स्टेटमेंट आप सब मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वाली कर्नाटिक मैक्सिमम आपको पता ही है कि साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, यहाँ पे तमिलनाडु वाला इलाका, कर्नाटक वाला इलाका हो गया, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट दी गई है करेक्ट है, ठीक है। वही हिंदुस्तानी की बात की जाए, ये आपको मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलता है, तो ये जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वही दूसरा बात की जाए, ध्रुपद एंड ख्याल आर जनरलीज एसोसिएटेड विद कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ये जो ध्रुपद एंड ख्याल है ये आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जो है यहाँ पे जनरलीज देखने को मिलते हैं, यानी कि फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। वही बिहू की बात की जाए, बिहू सॉन्ग्स और संगी नसाम ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा डी पार्ट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे ध्रुपद और ख्याल ये इसकी फॉर्म्स थी कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक की, ये गलत आंसर था। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक होता है, ठीक है, उसकी जो फॉर्म्स है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ फॉर्म्स के यहाँ पे एक कृति है, ठीक है, एक वर्णम है और एक है तिल्लाना। ये आपके हो गए कर्नाटिक जो स्कूल ऑफ म्यूजिक है इसके फॉर्म्स। वही हिंदुस्तानी की बात की जाए, हिंदुस्तानी, तो इसके मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तानी के जो फॉर्म्स है वो आपके है ध्रुपद, ख्याल, ठीक है, ख्याल, और उसके बाद यहाँ पे थुमरी और टप्पा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया गया था, यहाँ पे कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक के जो है हिंदुस्तानी के दे दिए थे। तो ये चीज़ आप जानेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, विच रेफरेंस टू इंडियन टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो इसमें से इनकरेक्ट वाली कौन सी है वो आपको बतानी है, यानी कि गलत कौन सी है। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, द नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि डील्स विद डांस म्यूजिक एंड धर्मा। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है। यहाँ पे इन्होंने बोला है जो नाट्य शास्त्र है, ठीक है, ये तो भरत मुनि ने लिखी है, ठीक है। ये संस्कृत की एक मुख्य ग्रंथ है जो मोस्टली कह सकते हो आप डांस या फिर म्यूज़िक पर डिटेल जानकारी देती है, ठीक है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब दूसरी बात करें, दूसरी क्या है, द टेक्स्ट देवी चंद्रगुप्तम रिटन बाय विशाख दत्त। ये देवी चंद्रगुप्त जो है विशाख दत्त ने लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट सही है। इज ए 6th सेंचुरी पॉलिटिकल ड्रामा अबाउट द राइज ऑफ रूलर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपकी गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये वाली रॉन्ग है। अब यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो डिटेल देती है वो कौन सी है, वो आपकी मुद्र राक्षस है। मुद्र राक्षस जो भी राक्षस या राक्षस कह सकते हो, काफ़ी जगह पे अलग अलग नाम है। तो इसको लिखा था विशाख दत्त ने। तो ये वाली जो है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की, ये जो है ये जानकारी देती है चंद्रगुप्त, ये भी सेम ही देती है, लेकिन ये चंद्रगुप्त 2 के बारे में देती है। अब जो पहला चंद्रगुप्त था, ठीक है, उसके साथ 1 लगेगा। अब ये 2 क्यों लगता है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त के बाद आता है, फिर वो चंद्रगुप्त आगे 2 लगाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं, हिस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद कोई अगर चंद्रगुप्त होगा तीसरा वाला, तो उसके आगे 3rd लग जाएगा, ठीक है। इससे कन्फ्यूजन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे 1st 2nd 3rd लगाया जाता है। तो पहला जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, तो इसकी जानकारी इसमें देखने को मिलती है, और ये इन्होंने गलत लिख दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब 3rd स्टेटमेंट क्या दी गई है, 3rd स्टेटमेंट है मनुस्मृति इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट अबाउट संघ रूलर्स एंड। तो ये तो आप सभी को बताइए, मनुस्मृति जो है एक हिंदू टेक्स्ट है, ठीक है। ये मनुस्मृति एक हिंदू टेक्स्ट है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात की जाए तो संघा रूल्स के बारे में, तो ये किसको बताती है, इसमें मोस्टली विनय पिटक आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, वो इसका रहना था, वो तो सबको पता है। विनय पिटक, इसमें बुक्स देखने को मिलती है, सुत पिटक, अभिधम पिटक, और भी काफ़ी सारी रहती हैं। तो इसमें से पूछा गया था, ये बड़ी स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट कौन सी है, तो दूसरी भी इनकरेक्ट है, 3rd भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कौन से 2nd और 3rd इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर रहेगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया है, पिछले वाले क्वेश्चनों में करेक्ट पूछा गया था, इस वाले क्वेश्चनों में इनकरेक्ट पूछा गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बृहदेश्वर टेम्पल इंडिया आर करेक्ट। अब करेक्ट पूछा गया, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बताना है, इंडिया के बारे में, उसके स्टेटमेंट्स दी गई है, तो वो आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सही वाली बतानी है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है, तो फर्स्ट देख सकते हैं, इट वाज बिल्ट बाय चोला किंग राजराजावन, ठीक है, ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये इन्होंने ही इसको बिल्ड किया था, इन्होंने ही बनवाया था। दूसरे नंबर पे दिया गया है, द टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे चोला किंग जो है मोस्टली साउथ इंडिया में इन्होंने रूल किया था, तो द्रविडियन स्टाइल भी हमें जो है साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में, ठीक है। वही नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स आप देखोगे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स आप देखोगे तो वो कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे मंदिर होगा, ऐसे ऊपर इस टाइप का जो है एक गोथिक टाइप का, ऐसे इस टाइप का बना होता है। साउथ इंडिया में देखोगे, ठीक है, ये साउथ इंडिया द्रविडियन कुछ ऐसे इस तरीके के होते हैं, ऐसे इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाले, और नॉर्थ इंडिया में इस तरीके के। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर ये पूछा जाए कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टाइल है, तो ये नगारा स्टाइल एंड नगारा, ठीक है, नॉर्थ से नगारा याद रख सकते हो, नगारा स्टाइल के मंदिर देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, और साउथ इंडिया में ये वाला जो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो ये जो है ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब पूछा गया था टेम्पल इज लोकेटेड इन सिटी ऑफ हम्पी, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, रॉन्ग है ये वाला स्टेटमेंट। तो ये जो है हम्पी में मोस्टली आपको विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा, ठीक है, विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपके जो टेम्पल्स आ गए, ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, विरूपाक्ष टेम्पल मोस्टली आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत था, फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए ये मैं लगा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, यहाँ पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पहले ही दे रखा है कि कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। आगे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले यहाँ पे लिखा गया है सब्सिडरी लंच। तो ये वाला तो स्टेटमेंट इन्होंने पेयर करेक्टली यहाँ पे मैच किया हुआ है, ठीक है।
तो बात करें ये सब्सिडरी अलायंस जो है, सब्सिडरी अलायंस ये 1798 में यहाँ पे शुरू की गई थी। मोस्टली इसमें ये रहता थी कि ब्रिटिश की आर्मी यहाँ पे रखनी पड़ती थी, जो भी स्टेट्स वगैरह जो भी स्टेट्स होती थी उसमें ब्रिटिश की आर्मी जो है यहाँ पे साइन करवाते थे, तो वहाँ पे ब्रिटिश की आर्मी रहती थी। तो उसके बाद बात करें तो इसमें ब्रिटिश कंट्रोल लिया जा सके, तभी ये ब्रिटिशर्स ऐसी चीज़ें करती थी। और उसके बाद जो हैदराबाद था, ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जो स्टेट थी कौन सी शामिल हुई थी, तो हैदराबाद, हैदराबाद जो है इसमें शामिल हुई थी। और वही लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो यहाँ पे एबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 यहाँ पे लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जब सती प्रथा को ख़त्म किया था 1829 में। ये ख़त्म क्यों हुई थी? क्योंकि राजा राम जो मोहन राय है उनका बहुत यहाँ पे रोल था, राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने काफ़ी प्रेशर वगैरह जो है बिल्ड कर दिया था कि सती प्रथा को जो है पे खारिज किया जाना चाहिए, यानी बंद की जानी। तो मोस्टली इनका रोल रहा था। बाद में जो एक्ट लाया था वो इन्होंने लाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, इनको लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता था। प्रिंटिंग प्रेस क्यों? क्योंकि जो काफ़ी सारे सैंक्शन लगे थे, ठीक है, सैंक्शन लगे थे, जैसे कि कुछ न्यूज़ जो है छापते ही नहीं थे, जो रिपोर्टर वगैरह रहते थे, जो इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही थी, तो एक तरीके से सैंक्शन इन्होंने हटा दिए थे, ठीक है, लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो इनको यहाँ पे चार्ल्स मेटकाफ को और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने म्यूनसिपैलिटी लेवल पे काफ़ी अच्छा काम किया था। तो ये चारों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे जो है एक तरीके से कह सकते हो कि सही लगे हैं। और यहाँ पे लोकल सेल्फ, इन्होंने म्यूनसिपल बोर्ड्स भी यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, म्यूनसिपल बोर्ड्स बनाए थे। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है 8th का डी पार्ट सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो चलिए आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन द 14th सेंचुरी। यहाँ पे फाउंडर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बहमन शाह ऑप्शन दिया गया है। तो ये बहमन शाह जो थे, ये बहमनी किंगडम जो है साउथ इंडिया में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो ये बहमनी किंगडम के फाउंडर थे। और ये विजयनगर एम्पायर से मैं मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इनकी राइवलरी ठीक है, मतलब ये विजयनगर एम्पायर से इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह भी थी और राइवलरी वगैरह भी थी। तो ये तो नहीं हो सकते, बहमन शाह तो नहीं हो सकते। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगी, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे है कृष्ण देव राय और हरिहर बुक्का। इन दोनों में आपने अगर पढ़ा है तो कृष्ण देव राय जो थे ये सिर्फ एक रूलर थे, ठीक है। तो ये किसके रूलर थे? ये भी आपके इसके विजयनगर एम्पायर के ही रूलर थे, इन्होंने बस रूल किया था। अब हरिहर बुक्का जो है इसका सही आंसर रहेगा, हरिहर बुक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की जो है स्थापना करी थी। और इनकी जो डायनेस्टी थी वो आपकी थी संगम डायनेस्टी भी इनको फाउंडर इनको कहा जाता है। तो हरिहर बुक्का इज़ द राइट वन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन दी है और फाउंडर्स दिए गए हैं। ये आपको बताने हैं कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है किस फाउंडर से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट बात करें यहाँ पे आर्य महिला समाज दिया गया है। तो इनकी जो स्थापना है वो पंडिता रमाबाई ने की थी। ये क्यों की थी? इसमें ये था कि महिलाओं को एजुकेशन, ठीक है, मोस्टली महिलाओं को एजुकेशन की तरफ ले जाना, ये इनका रोल था। अब भारत स्त्री महामंडल, ये था इनकी जो फाउंडर थी, वो यहाँ पे थे सरला देवी चौधरानी। तो ये भारत की जो है एक तरीके से कह सकते हो कि फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह सकते हो वुमेंस की, वो फर्स्ट वुमेंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ये सरला देवी थी। अब तत्वबोधिनी समाज, ठीक है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा इनका नाम है। 1839 में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी। और एक तरह से कह सकते हो कि इन्होंने जो राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं, ठीक है, एक तरह से उनके रूल्स रेगुलेशन पे ये चले थे, इनको फॉलो किया था, आगे इन्होंने बढ़ाया था। और ब्रह्मो समाज जो है इसके जो फाउंडर है ये आपके केशव चंद्र सेन है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ब्रह्मो समाज तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया है, तो नहीं। तो ब्रह्मो समाज जो है यहाँ पे ये ब्रह्मो समाज दूसरा है, ऑफ इंडिया वाला है, ठीक है। ये पूरे पैन ऑल इंडिया लेवल पे जो इन्होंने स्टार्ट की थी वो केशव चंद्र सेन ने की थी। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, अगर सिर्फ ब्रह्मो समाज पूछा जाए, सिर्फ ब्रह्मो समाज, तो फिर आपका जो आंसर है वो आपका राजा राम मोहन आएगा। तो फिलहाल तो आपका ऑप्शन किससे होगा? फर्स्ट का आपका कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट का सेकंड कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये दो पार्ट में देखने को मिल रहा है। और सेकंड आपका सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11th पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्य समाज
इज़ आर इनकरेक्ट वाली पूछी गई है, ठीक है, गलत वाली पूछी गई है। आर्य समाज, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती जो है इन्होंने यहाँ पे फाउंड की थी, जिसको आप जो है स्वामी दयानंद सरस्वती भी यहाँ पे कहते हो, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 1875 में इन्होंने यहाँ पे फाउंड की थी, ये ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इट स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदस, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने सॉरी ये गलत था, ठीक है, सहजानंद लिखा गया है यहाँ पे, ये था दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। यहाँ पे तो अथॉरिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे गो बैक टू वेदास का जो नारा है वो भी यहाँ पे दिया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने, टू वेदास, यहाँ पे इसका नारा दिया गया था। तो ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी, बहुत 1 और 2 जो है आपकी इनकरेक्ट रहेंगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। तो चलिए आगे, ये नाम दिए गए हैं, ये तो याद करने वाले नाम हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम आपको याद होने चाहिए, इसमें कुछ समझाने वाला तो है। तो यहाँ से ये देख लेना, अमोबा का ये प्रोटिस्टा रहेगा, हाइपे का फंजाई रहेगा, और क्या काइनोबैक्टीरिया का यहाँ पे मोनेरा रहेगा, साइनोबैक्टीरिया का मोनेरा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में है, ऑप्शन नंबर ए में ये चीज़ें मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच एंजाइम इज सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका एमालिस रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो एमालिस आपका रहता है ये मोस्टली हमारा सलाइवा में ही पाया जाता है, तो ठीक है। जो ये जो है ये सिंपल शुगर्स को यहाँ पे तोड़ने का काम करता है, ठीक है, शुगर्स को तोड़ने का काम करता है। ये हमारा जो प्रोसेस है ये माउथ से ही शुरू हो जाता है, तो ये पाया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पेप्सिन की बात की जाए तो ये हमारे स्टोमक में होता है, पेप्सिन हमारे स्टोमक में होता है। तो ये जो है हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, हम प्रोटीन वगैरह कंज्यूम करते हो उसको, ठीक है, प्रोटीन्स को यहाँ पे डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, ये पेप्सिन हो गया। और ट्रिप्सिन की बात की जाए, ठीक है, ट्रिप्सिन की बात की जाए तो ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो इसका काम करता है, इसका काम भी यही रहता है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन हो गया स्टोमक में और ये ट्रिप्सिन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये वाला होता है, ये मोस्टली जो फैट होते हैं, ठीक है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में कोशिश करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। शुगर्स जो यहाँ पे स्टार्च पूछा गया था, तो इसका जो है एमालिस रहेगा, एमालिस इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिक्विड एट नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दो ही होते हैं, जैसे मरकरी और ब्रोमीन। इसमें आप फंसोगे, मरकरी जो है ये नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, लिक्विड मेटल, ये भी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड देखने को मिलेगा। ब्रोमीन जो है ये आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे नॉन मेटल पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नॉन मेटल। तो ये वाला जो है आपका ये मेटल होता है, ठीक है। अगर मेटल पूछा जाए फिर आप मरकरी टिक करोगे। बाकी फॉस्फोरस की बात की जाए, ये एक सॉलिड होता है ये एक सॉलिड नॉन मेटल है। वही क्लोरीन की बात की जाए, ये मतलब गैस होती है, ये तो आपको पता ही है कि रूम टेम्परेचर पे आपकी गैस देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पे एक फिजिकल चेंज पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ आइस दिया गया है, चलिए ये देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस जैसे एक जो है बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, उसको आप पिघलाओगे तो ये यहाँ पे पानी बन जाएगा, ठीक है, पानी बन जाएगा। आप जो है दोबारा से इसको जो है जमा के देन इसको एक तरीके से कह सकते हो कि आइस बना सकते हो। तो यानी फार्मूला इसका सेम रह रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। तो ये है जो है फिजिकल चेंज है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं कुकिंग फूड की, ठीक है, पहले आंसर लगा लेते हैं। अब बात करते हैं कुकिंग फूड की। तो कुकिंग फूड हमारा एक केमिकल चेंज है, ये हमारे केमिकल चेंज क्यों देखने को मिलता है, इसमें जो है प्रोटीन्स वगैरह जो रहते हैं या फिर एक तरह से स्ट्रक्चर वगैरह जो शुगर्स वगैरह रहते हैं वो एक तरीके से घुल मिल जाते हैं, और जो भी हम ऐड ऑन करते हैं ये अलग एक केमिकल सब्सटेंस जो है बन जाता है। तो एक केमिकल जो है इसको क्या कह सकते हो, केमिकल चेंज कर सकते हो। दोबारा से आप जो है जैसे आपने जो फूड डाला था उसको दोबारा से वैसा नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका केमिकल चेंज रहेगा। बर्निंग ऑफ पेपर, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। अब दोबारा से पेपर जो है आप इसको जला दोगे, दोबारा से क्या पेपर बना पाओगे, तो ये आपका जो है केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। इसमें अलग टाइप का कोई मिक्सचर बन जाता है, केमिकल टाइप का बन जाता है। तो इसमें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका फार्मूला चेंज हो जाता है जब एक लोहे पे जंग वगैरह लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो है एक तरीके से कहा जाए तो आयरन ऑक्साइड, यानी कि इसका फार्मूला ही चेंज कर देता है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये भी आपका एक कह सकते हो कि केमिकल चेंज है। बाकी तीनों केमिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑप्शन नंबर ए
यानी कि ए जो है आपका इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। विच लॉ एक्सप्लेन्स दैट मूविंग बॉडी कंटिन्यूज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर कोई भी बॉडी जो है मूव कर रही है, ठीक है, मोशन में है, वो अपनी ही यहाँ पे मतलब एक तरीके से मूविंग करती रहेगी जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको चेंज ना करे। ये चीज़ आप बोले तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है। जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है वो आपका कहता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट जो है इक्वल, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के बारे में बात करता है। तो ये तो नहीं होगा। और आर्किमिड्स प्रिंसिपल जो है ये मोस्टली एक तरीके से कहा जाए जो पानी बाइनेंसी के बारे में बात करता है, जिसमें आपका कह सकते हो कि जो पानी में डूबने वाली जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे पानी है, ठीक है, इसमें कोई आपने ऑब्जेक्ट डाला तो उतना पानी रिप्लेस हो गया, तो उससे जुड़ा ये प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही रहेगा, ठीक है, ए सही रहेगा 16 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ऑलरेडी इन्होंने मैच कर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बोला नहीं गया है कि मैच करने हैं आपको, आप ऑलरेडी इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। मेघालय का यहाँ पे इम्फाल दिया गया है तो ये गलत है, ठीक है। मेघालय की शिलोंग देखने को मिलती है, शिलोंग। मणिपुर की बात करें तो ये शिलोंग दी गई है, लेकिन मणिपुर की इम्फाल है, ठीक है, इम्फाल। लक्षद्वीप की कवाटी है, ये सही दिया गया है। ढाढर एंड नगर हवेली क्या दी गई है, ढाढर नहीं, इसकी जो है ये भी गलत है, इसकी है दमन। तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाला जो सही दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन नंबर सी में ही है, ठीक है। तो ये वाला करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली मैच पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, कहाँ पे, ग्रामीण इलाकों में। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे बात की जाए इस जो है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अर्बन में, ठीक है, ये अभी रूरल में पूछा गया था, अर्बन में पूछा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो आपका चेंज हो जाएगा। अर्बन जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्वच्छ भारत जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आएगा। तो ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, यहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से इसका जुड़ा हुआ है। बाकी ऑप्शन इसमें आप देख लेना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसमें से कंपोनेंट्स आपको बताने हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स है आयुष्मान डिजिटल मिशन में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जी हाँ, इसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो रहते हैं, डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं या फिर प्रोफेशनल रहते हैं, उनकी सब डाटा होता है, ये चीज़ आपकी सही है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये भी होती है कि उसमें कितनी फैसिलिटी क्या कुछ है, सब रजिस्ट्री होती है, ये भी सही है। आभा नंबर भी आपका होता है, तो आप देखोगे तो आपके जो हेल्थ कार्ड वगैरह बने हुए हैं उसमें आभा नंबर भी होता है, ये भी सही है। UDISC+, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हेल्थ से जुड़ा नहीं है, ये एजुकेशन से जुड़ा है, तो ये वाला जो है यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। तो इसमें करेक्ट पूछा गया है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वेरिनेक स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये तो आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन 21 देख सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट आपको बताने हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो। तो वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आपका कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपका हाजी पीर पास जो है आपका सबसे पहले वेस्ट में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पे बात करी जाए, ठीक है, पहले आपका हो गया ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सबसे बेस्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें फिर आपका बनिहाल पास देखने को मिलेगा, ये आएगा आपका सेकंड नंबर पे। फिर सबसे लास्ट में जो ईस्ट में देखने को मिलेगा वो आपका सच पास देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट थर्ड देन सेकंड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड, ये सी पार्ट में देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ठीक है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये मैप के थ्रू अगर आपने पढ़ा है तो ये देख लेना। अगला देख सकते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज एंड इट्स ईस्टर्न एंड, ठीक है, पीर पंजाल पीक्स पूछी गई है पीर पंजाल रेंज की जो ईस्टर्न पे है, ठीक है, ये दोनों दियो टिब्बा और इंद्रसान, ये दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हजरत बल श्राइन इन श्रीनगर फेमस फॉर हाउसिंग ए होली रेलिक आर करेक्ट। तो ये
आपको यहाँ पे बतानी है कौन सी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है और होली पूछी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सादिक खान ए सूबेदार ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड इशरत महल ऐसे नोटेबल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इन द मुगल पीरियड। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इशरत महल देखने को मिलता है। सेकंड बात करें, द श्राइन सेंटिटी इज प्राइमरली ड्यू टू मोए ए मुकद्दस बिलीव टू ए हेयर ऑफ प्रॉफिट मूवमेंट। तो ये भी आप यहाँ पे सही लिखी गई है, इस श्राइन की जो पवित्र मोई ई मुकद्दास है, ठीक है, इसकी वजह से जो इसको क्या कहा जाता है कि ये एक हेयर है प्रॉफिट मोहम्मद का। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। थर्ड बात की जाए तो यहाँ पे द करंट वाइट मार्बल स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1960 एंड 79 अंडर द सुपरविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम काफ ट्रस्ट। तो जो आज यहाँ पे हम सफ़ेद मार्बल की यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग एक देखने को मिलती है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है 1968 से 79 के बीच हुई थी, ठीक है। ये की थी जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम अकफ ट्रस्ट, ठीक है, अकफ ट्रस्ट के द्वारा ये की गई। तो ये ऑप्शन भी आपकी करेक्ट है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या क्या गिवन है, असर्शन दिया गया है और एक रीज़न दिया गया है, इनमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, पेपर माशे इज़ ए फेमस हैंडीक्राफ्ट टेक्निक ऑफ कश्मीर। तो ये तो यहाँ पे दिया गया है और इसका रीज़न क्या दिया गया है, इट इन्वॉल्व्स डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम पेपर पल्प विथ इंट्रिकेट हैंड पेंटिंग डिज़ाइंस। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पेपर माचे जो है एक फेमस हैंडीक्राफ्ट है टेक्निक है कश्मीर की, ये तो आपका सही है। और यहाँ पे इसका जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, पेपर माशे जो है एक तरीके से कह सकते हो पूरी दुनिया का ये मशहूर जो है ये है। और इसका प्रोसेस क्या रहता है कि पहले पेपर पल्प जिसको आप कागज़ की लोई भी कहते हो, ठीक है, कागज़ की लोई, तो इसी शेप से जो है यहाँ पे बनाई जाती है और फिर आगे बारीकी के साथ इसकी पेंटिंग भी की जाती है, ठीक है, फिर उसको आगे पेंट किया जाता है। तो ये आपके बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो ऑप्शन जो है दोनों सही हैं। तो यहाँ पे बहुत ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेशन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि फोर्थ हु प्रिसाइडेड ओवर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। प्रेसिडेंट पूछा गया आपसे, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट पूछा गया, विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कनिष्का एट। तो कनिष्का के टाइम पीरियड पे हुई थी, जब कनिष्का का टाइम पीरियड था। वैसे तो बेसिकली यहाँ पे रूल पूछा जाता था किसने करवाई थी, कनिष्का ने करवाई थी ये वो, लेकिन इसमें जो है प्रेसिडेंटशिप पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का, वो आपका रहेगा यहाँ पे नागार्जुना जो है इन्होंने यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंटशिप की थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। अब यहाँ पे बात करें तो इसकी मुगल पुट तीसरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे थर्ड काउंसिल जो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट थे, ये जो अशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी, ठीक है, अशोका के टाइम पीरियड पे हुई थी। अब जो महाकश्यप थे, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के जो है यहाँ पे अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। और ये किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, ये अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। और जो बासुमित्र है, ऑप्शन नंबर सी में आपका देखने को मिल रहा है बासुमित्र, तो इनकी जो है यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही थे ये, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो ये प्रेसिडेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे पूछा गया, प्रेसिडेंटशिप पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे देख सकते हैं, आगे क्या लिखा गया है, विच सूफी सेंट इज बिलोव टू हैव विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग सुहादेव, जो कि टाइम पीरियड था यहाँ से यहाँ तक, एंड वाज द फर्स्ट सेंट टू इंट्रोड्यूस इस्लाम इन कश्मीर। तो ये तो आप सभी को पता है, हजरत बुलबुल शाह इसका सही आंसर रहेगा, इसमें कोई भी ऐसा था ही नहीं, ठीक है, ये वाला जो है ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बैटल ऑफ शोपियाँ 1819 वाज फाउट बिटवीन विच टू पावर्स। तो ये सिख्स और अफगान्स के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये मोस्टली कश्मीर पे रूल करने के लिए, कश्मीर पे इनकी फ़ाइट हुई थी, और कश्मीर जो है तब सिख्स ने हैंड ओवर कर लिया था, ठीक है, सिख्स जीत गए थे इसमें, और कश्मीर जो है सिख्स के पास आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी पार्ट जो है सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932। तो ये तो आपको पता है, शेख अब्दुल्ला जी ने जो है यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना करी थी। देन ये आगे चल के इसका नाम चेंज हो जाता है, जो कि अब ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जानी जाती है। तो नाम इसका कब चेंज किया गया था, तो ये आपका नाम 1939 में इसको चेंज किया गया था, ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये मुस्लिम लीग से ये इनका ताल्लुक़ है, ठीक है, मुस्लिम लीग से ये बिलोंग करते हैं, मुस्लिम लीग से
मुस्लिम लीग से बिलोंग करते हैं। और लियाकत अली खान जो है ये भी आपके ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इसके अंदर हायत खान जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये पंजाब के एक तरीके से यूनियस्ट, ये पंजाब की एक पार्टी थी, ये उससे बिलोंग करते हैं, यूनियन पार्टी जो कह सकते हो, यूनिस्ट पार्टी जो कह सकते हो, उससे बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर रहेगा, जो फाउंडर ऑफ जो है ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल राज तरंगनी रेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे बताना है, रूलर्स के नाम गिवन है, दुर्लभवर्धन, हर्षा ऑफ कश्मीर, ललन आदित्य मुक्तापीड़ा और अवंती वर्मन, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्लभवर्धन की बात करें तो यहाँ पे ये आपका टाइम पीरियड 7th सेंचुरी में देखने को मिलता है, ठीक है, इनका 7th सेंचुरी में। वही हर्षा की बात करें तो हर्षा का आपका 11th सेंचुरी में देखने को मिलता है। ललित आदित्य की बात की जाए तो यहाँ पे ललित आदित्य का जो टाइम पीरियड है वो आपका 8th सेंचुरी के बाद देखने को मिलता है। और वही अवंती वर्मन की बात की जाए तो ये आपका 9th सेंचुरी में देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर पहले कौन सा था, फर्स्ट, देन उसके बाद बात की जाए फर्स्ट के बाद आता है आपका ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, फर्स्ट थर्ड किस में दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, इज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे आपको बताना है। तो क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले गुजरात जो है आपका देखने को मिलेगा 1960 में, देन हरियाणा जो है आपका देखने को मिलेगा 1966 में। अब सेकंड और थर्ड किस में दिया है, सेकंड और थर्ड जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका देखने को मिल रहा है। चलिए मैं उत्तराखंड भी बता देता हूँ, उत्तराखंड जो है आपका 2000 में देखने को मिलेगा। और वही मिज़ोरम की बात की जाए तो ये आपका 1987 में देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड, थर्ड, 1 और 4th। तो ऑप्शन नंबर बी में मेंशन था। चलिए मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अब मैथ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथ को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे फार्मूला सक्सेसिव मेथड आप लगा के कर सकते हो, ठीक है। इसका जो फार्मूला रहता है प्लस माइनस, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, आप अपने तरीके से रख सकते हो, बीच में प्लस आएगा और फिर यहाँ पे प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस बी अपॉन 100, ये मेथड मेरा रहता है। मैं कोई भी नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो तो ये मेथड लगता है। पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाओगे, प्लस 20 लगाओगे। अब देन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, दूसरी बार तो माइनस 20 लगाओगे, प्लस का प्लस आएगा बीच में। तो आगे ए क्या है, ए है प्लस 20, तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आगे है माइनस 20 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। प्लस का 20 और माइनस का 20 ये 0 हो गया, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और ये माइनस माइनस आ गया। अब साइन इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस हो रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाई 10%। पहले ईयर में 10% इंक्रीज हुई, देन सेकंड ईयर में 20% जो है इंक्रीज हो रही है दोनों टाइम। तो फाइंड द टोटल परसेंट इंक्रीज पूछा गया 2 सालों का, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, मान लेते हैं 100% जो पॉपुलेशन है, ठीक है। पहले परसेंट क्या होती है, एक फर्स्ट ईयर में आपकी 10% इंक्रीज़ होती है और दूसरे ईयर में आपकी 20% इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, फिर एक 0 से 1 0, तो 11 × 12, 11 × 12 कितना हो गया, ये आ गया 132। तो पहले 100 थी, अब यहाँ पे 132 हो गई, यानी कि पहले 100 थी, 100 से 132 हो रही है, जबकि ज़्यादा हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट बढ़ रही है, तो 32% बढ़ रही है। 32% बी ऑप्शन में मेंशन है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे बच्चे ने एक और तरीके से किया है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 10% किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1/10 के बराबर, ठीक है, 1/10 के बराबर। पहले 10 थी, अब यहाँ से एक इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पे आपकी होगी 11 होगी, ठीक है, 11 होगी। फिर उसके बाद 20% जो होता है वो आपका होता है 1/5। पहले 5 थी, फिर 6 हो गई, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले 50 थी, अब 60 हो गई, तो कितना चेंज आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 50 थी, फिर यानी कि 66 हो गई, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 66 हो गई, तो कितना चेंज हो रहा है, 16 चेंज हो रहा है। किस पे हो रहा है, इनिशियल कितनी थी, 50 थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100% में पूछा गया, तो यहाँ पे करेंगे तो आपका 32% यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। 50 से 2 गया, 16 2 जा 32। ये इस तरह भी आप कर सकते हो रेशो मेथड से।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 15%। 15% डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो यानी कि कितना हुआ 15, 5 3 15 और 20, तो यहाँ से कितना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 17 का डिक्रीज हो रहा है। 20 में से अगर 3 डिक्रीज हो रहा है, कितना 17 का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ इन्होंने बोला है ओरिजिनल नंबर इज 400। ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल ये था, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर होता है 20। ओरिजिनल नंबर कितना है, 400 है, तो एक यूनिट कितना है, ठीक है, 20 यूनिट 400 है, तो एक यूनिट कितना आएगा, तो वो आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है फाइंड द न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारा कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, तो 20 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 2 14, 72 2 34 और 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 340 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पे पूछा गया एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 15। 10 नंबर्स की एवरेज 15 है, तो ठीक है, तो 10 नंबर्स की एवरेज 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगी। अब यहाँ पे आगे बोला गया है कि 36, देन नंबर एक नंबर था 36 जिसको रॉन्गली रीड कर लिया गया 26, ठीक है। एक नंबर था 36 जिसको 26 रीड कर लिया गया, यानी कि 10 जो है यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 10 का यहाँ पे हमको जो है गलत हमने रीड कर लिया, ठीक है, स्किप कर लिया, तो बस वही करना है। 150 माइनस कितना यहाँ पे हमने रीड कर लिया, तो ये हम करेंगे, तो इसका डिफरेंस यहाँ पे आपको पता ही है कि माइनस का 26 और प्लस 30 हमारा आ जाएगा, और अपॉन टोटल कितने जो एवरेज है, ये फार्मूला वाइज आप इस तरह कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 150 माइनस, तो ये कितना आएगा, ये आपका प्लस 10 आ जाएगा और अपॉन 10 आ जाएगा, तो 160 अपॉन 10 कितना हुआ है, तो ये आपका 16% आ जाएगा, ठीक है। 16 जो है करेक्ट आपका रहेगा, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आगे क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ 30 इज़ 20, 20 नंबर इज़ 30, ठीक है। 30 नंबरों की कितनी है, 20 है, यानी कि 600 है, और 20 नंबरों की 30 है, 20 नंबरों की 30 है, तो ये भी आपकी 600। टोटल कितनी है, टोटल 1200 है, और टोटल आल कितनी है, आल कितनी है, ठीक है, तो आल एक 30 नंबर्स है, एक 20 नंबर्स है, तो टोटल कितने 50 नंबर्स है, तो 50 को करिए डिवाइड इससे, तो इससे आपकी एवरेज आ जाएगी 5 2 10, और कितना बचा 524 आपका आंसर आ रहा है, तो 24 नंबर ऑप्शन सी में है। तो ये इन्होंने शायद गलत किया है यहाँ पे 20, ऑप्शन नंबर आई थिंक सी जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। 35 का जो है सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब 36 की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं 25x+1, फिर आप देखोगे आपके नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन मैं मेथड यूज़ करूँगा 6 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इनकी एवरेज कितनी दी गई है, 25 दी गई है। एवरेज आप सभी को पता ही है बीच में आती है, जैसे 1 2 3 है, ठीक है, आप इसकी एवरेज निकालोगे कितनी आएगी, 3 2 5 3 4 5 6 आएगी, कितने नंबर से 3, तो एवरेज सेंटर वाली आ रही है, तो इसके कहीं सेंटर में एवरेज होगी 1 2 3 4 5 6 की एवरेज यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप 25 लिख सकते हो। अब यहाँ पे बोला गया है 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इसके पिछला इवन नंबर क्या होगा, 24 होगा, ठीक है, ये एवरेज आ गई, एवरेज के पीछे हम जो नंबर्स हो गए वो हम लिख सकते हैं अब इजीली, 24 आ गई। इसके पिछला इवन नंबर क्या होगा, 22 होगा, इससे पिछला 20 होगा, इससे अगला क्या होगा, ठीक है, इससे अगला 26 होगा, इससे अगला 28 होगा, इससे अगला 30 होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, तो ये कौन सा है इसमें से, इन 6 में से कौन सा है, स्मॉलेस्ट हो गया 20 और लार्जेस्ट हो गया 30, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन 37 है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो ये आप इजीली इस फार्मूला को आप याद रख सकते थे, नहीं तो आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर था 37 का, वो आपका दोस्तों डी पार्ट था, एन अपॉन n + 1/2, ठीक है, ये आपका फार्मूला था। क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं, ए मैन एंड वुमेन टुगेदर कंप्लीट ए वर्किंग 8 डेज, ठीक है, एक मैन है एक वुमेन है, दोनों मिलके कितने प्लस काम करते हैं 8 दिनों में। मैन अकेला कितने में करता है, 10 दिनों में करता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डे, अब वुमेन का पूछा गया, ठीक है, हमारे पास दोनों का काम इतना है। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम अगर आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 40 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैन और वुमेन की कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5, और मैन का कितना आएगा, मैन का आ जाएगा 4, यानी कि मैन प्लस वुमेन का एक दिन का काम 5 आ गया, और मैन का एक दिन का जो एफिशिएंसी आ गई वो इतना आ गई, मतलब 4 आ गई। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर ये मैन प्लस वुमेन है, अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो ये, ठीक है, मैन प्लस वुमेन में से माइनस कर देते हो तो मैन की चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है, मैन की चीज़ खत्म हो जाएगी, तो वुमेन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 - 4 हम यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वुमेन की आ गई, वुमेन की हमारे पास आ गई 1 एफिशिएंसी।
तो टोटल हमारे हमारे वर्क पूछा गया है कितने दिन में सेम वर्क, तो टोटल वर्क कितना 40 है, तो कितने दिन लगाएंगे, एक दिन लगाएंगे, टोटल कितने दिनों में 40 दिनों में होगा, तो 40 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इस तरह आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी यहाँ पे सेम है। ए एंड बी टुगेदर टेक्स 10 days टू कम्प्लीट ए वर्क, ठीक है। ए और बी जो है कितना टाइम ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। ए अकेला कितने में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम 30 आएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 3 और इसकी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे ए प्लस बी से बी में से ए माइनस कर दो, ए कैंसिल हो जाएंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 - 1 2 आ जाएगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ वर्क, बी अलोन पूछा है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 30 अपॉन एफिशिएंसी, ये आपका फार्मूला होता है, तो 15 days। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ए टेक्स 18 days टू कंप्लीट ए वर्क, बी टेक्स हाफ, ठीक है। ए अगर 18 में कर रहा है तो बी हाफ में कर रहा है। इसके हाफ कितना, अगर ये 18 में कर रहा है, इसका हाफ कितना होगा, हाफ 18/2, तो ये 9 दिन में कर रहा है। इसकी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। 18 एलसीएम आएगा, यानी कि ये 1 दिन में, ये 2 दिन में कर रहा है। अब टोटल डेज में कितना करेंगे, 2 + 1 ये आपका हो गया 3, और टोटल वर्क कितना है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3, और वर्क कितना है 18, तो ये आपका 6 दिन निकल के सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है ए टेक्स 15 days टू कंप्लीट ए वर्क, बी टेक्स 20 days टू कंप्लीट ए सेम वर्क। ए जो है 15 दिन में करता है, बी वही काम जो है 20 दिन में करता है। अब बोथ वर्क फॉर 4 days बट फ्रैक्शन इज लेफ्ट। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 20 के टेबल में 30 60 आएगा, ठीक है। दोनों के टेबल में 60 आता है, तो ये इनका एलसीएम हो गया 15 4 = 60 और 23 = 60, यानी कि ए जो है 1 दिन की एफिशिएंसी 4 की है, बी की एफिशिएंसी 1 दिन की 3 की है, ठीक है। अब दोनों काम करते हैं 4 दिन के लिए, दोनों काम करते हैं ए प्लस बी। इनकी 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है 7, 4 + 3 ये होगी 7। अब ये 4 दिन, अब हम 4 दिन को निकालेंगे तो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 7 × 4 = 32, हमारे पास ये एफिशिएंसी आ गई कितने में से, 60 में से। अब पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, सर 7 × 4 ये होगी, ठीक है। सॉरी एक यहाँ पे आ जाएगा 7 × 4 = 28, तो यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है। अब पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, तो 60 में से इतना काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बचा कितना होगा, टोटल 60 करना है, हुआ कितना 28 हुआ है, तो 60 - 28 करोगे अपॉन 60 करोगे तो 32 जो फ्रैक्शन है वो लेफ्ट बचती है, इतना काम लेफ्ट बचता है। तो यही इन्होंने पूछा है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, ये आपका गया 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, 2 30 और 2 से फिर करोगे 8 और 15, तो 8/15 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज 693 इफ़ द नंबर आर इन रेशो 11 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो इनको पता ही ये रेशो वाले रहते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट दिया हो और रेशो दी हो तो इनको x सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक को 7x, एक को 11x। तो यहाँ पे जो है इनका प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कितनी दी है 693, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 11 से आप 11 × 6 = 66, पीछे बचा 3 और ये 66, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 9 = 63, तो x और x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर = 9 और x कितना आ जाएगा, x 3 आ जाएगा। तो पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर, 7 और 11 में से डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 आएगा, 4x, तो x कितना है 3 आया है, 4 × 3 12 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह आपको निकालना था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। A/B 4:7 दी गई है, B/C जो है 14:15 दी गई है, A/C पूछी। जहाँ तो आप इस तरह से कर सकते हो, A/B से लिख के 4 7, देन C कितनी है 14:15, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। एक तो ये तरीका रहता है, ठीक। यहाँ तो एक मेथड ये रहता है कि जो पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे आमने सामने लिखना होता है। A/C यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे A/B कितना दिया गया है 4:7 दिया गया है, और B/C कितना दिया गया है 4:15 दिया। आमने सामने इसको काटना होता है। ये कितना आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 4 2 8 आ गया, और 15 आ गया। 8:15 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इस तरह आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन ए क्लास इज़ 5:6, ठीक है। हम लिख लेते हैं बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो दी गई है 5:6 दी गई है। 5 more बॉयज़ ज्वाइन द क्लास, बॉयज़ ने ज्वाइन किया है तो +5 करेंगे, ये कितने हो जाए 10 हो जाएंगे।
द रेशो बिकम्स, ठीक है, ये 10 बन गई, ठीक है, 10 ऑलरेडी, और 11 बन गई, गर्ल्स की 11 बन गई। गर्ल्स तो कोई ज्वाइन नहीं हुई है, ठीक है, ये सेम रहनी चाहिए थी लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे गर्ल्स जो है 11 हो गई, लेकिन सेम रहनी चाहिए थी। इन्होंने बोला है कि सिर्फ बॉयज़ ऐड कर रहे हैं, तो बॉयज़ भी यहाँ पे हमको सेम करने के लिए क्या क्या करना होता है, तो ये वाले जो चीज़ होते हैं आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब 11 को इस फ्रैक्शन से पूरे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 6 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सेम बन जाएंगे। तो 1155:66 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये आपका 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्ल्स हो गई सेम होगी, ठीक है। बॉयज़ में 5 का ज्वाइन किए थे तो ये फ्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितने ऐड हो रहे हैं बॉयज़। क्वेश्चन में कितने ऐड हो रहे थे, 5 हो रहे थे। हमारे कितने हो रहे हैं, हमारे भी 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे जो है किसका पूछा गया है, फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स, जो पूछा गया होता है ये यहाँ पे लिख देना होता है। 5 से 5 कैंसिल, 66 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह आपको यहाँ पे निकालना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूँ। तो सेम इसमें भी ये वाला मेथड लगना था जो क्वेश्चन नंबर 45 था। द रेशो ऑफ एज ऑफ ए इज टू बी 7:9, ठीक है। एज टू बी कितना हो गया, 7:9। देन 4 ईयर्स द रेशो, ठीक है, 4 ईयर्स आफ्टर 4 साल बाद रेशो इतनी हो जाती है, 9:11। व्हाट इज़ द ए की पूछी गई है, तो यहाँ पे हमको सेम बनाने होते हैं, ठीक है। 7 यहाँ पे ऑलरेडी ये वैल्यू सेम है तो हमें सेम बनाने की, डिफरेंस ऑलरेडी सेम है तो हमें सेम बनाने की क्या ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में कितने ऐड हो रहे हैं, 4 ऐड हो रहे हैं। हमारे कितने ऐड हो रहे हैं, ठीक है, हमारे 2 ऐड हो रहे हैं, और पूछा कितना है, ए की प्रेजेंट एज यहाँ पे पूछी गई है। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी थी, प्रेजेंट जो है 7 थी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, 7:14 जो है इसकी आ गई, प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे दिया गया है 46, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 50 ईयर्स, यानी कि फादर और सन की एज दी गई है 50 दी गई है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहा है यहाँ पे। द फादर एज वाज 4 टाइम्स इज सन एज, तो यहाँ पे देखना फादर की एज है वो 4 टाइम्स है सन की। मान लो फादर की एज अगर 4 है, यानी कि सन की एज अगर 1 है तो उसके 4 टाइम्स ये सन की एज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट एज है ये इतनी है। तो अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो इनकी एज क्या होगी, ठीक है। अभी 50 है ना, तो 5 इनमें से कम कर लो, दोनों में से, फादर की भी 5 साल पहले, सन की भी, तो ये 5 घट जाएगा तो आपकी 40 होगी पहले, ठीक है, पहले 40 होगी। तो अब हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 5 साल पहले कितनी एज होगी, 40 हमारी गिवन है। तो टोटल इनकी कितनी है, ये टोटल आपकी है ना फादर प्लस सन की, तो टोटल अभी रेशो कितनी है, 4:1। तो यहाँ से टोटल 5 रेशो आ जाएगी, और हमें यहाँ पे सन की प्रेजेंट एज चाहिए तो सन को हम निकालेंगे, सन की तब की एज निकालेंगे। तो 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 ईयर्स आ जाएगा। ये पहले की है, ठीक है, पहले की हमें हमारे पास डाटा आ गया कि 8 साल सन की एज थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा गया है, प्रेजेंट यानी कि 5 साल बाद की, तो बस इसमें 5 ऐड कर दो, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। बस दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा फिर ही आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे ही आप ये वीडियो देखोगे, मे भी आपको समझ ना आए, तो आप पहले थोड़ा सा ये अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है 47, द फादर इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड सन इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फादर जो है यहाँ पे 40 ईयर्स है और सन जो है 10 ईयर्स है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, यानी कितने सालों में जो इसकी एज है वो रेशो बनेगी 3 टाइम्स बनेगी, किसके, सन के, ठीक है। फादर की और सन की यानी कि 3:1 बनेगी। तो अभी कितनी है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 10:40 है। अब ऑप्शन में से हमको पता चलाना है, ठीक है। अगर इसमें हम ऐड करते हैं 10 ऐड करते हैं, ठीक है, 10 ऐड करते हैं, तो अगर इसमें 10 ऐड करते हैं, मान लो हम 10 ऐड करते हैं, तो ये कितनी बनी, तो ये बन गई 20, और ये फादर की बन गई 20, और सन की बन गई यहाँ पे कितनी बन गई, फादर की 50 बन गई और सन की 20 बन गई। क्या ये 3 रेशो बन रहा है ये, तो ये नहीं बन रहा है। अगर काटोगे तो 5:2 आएगा, ठीक है, ये नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है, ऑप्शन से आपको करना है, ऑप्शन में से 5 था, ठीक है। अगर 5 ऐड करोगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, रेशो में से 5 ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों की 5 ऐड कर देनी है। तो हमारी रेशो क्या आएगी, हमारी रेशो फादर की और सन की हमारे पास क्या आ जाएगी, फादर की और सन की आ जाएगी, एक फादर की आ जाएगी 45 और इसकी आ जाएगी 15। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा, यानी कि 3:1 ये हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स। 3 लाल बालें हैं, 2 नीली बालें और 5 हरी बालें। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, टोटल कितनी है,
प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड की पूछी है। टोटल कितनी है, 3 2 5, 5 2 5 10। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है कि रेड जो है यहाँ पे आने के चांस, तो 3 टाइम जो है आने के चांस यहाँ पे बनते हैं रेड के, तो 3:10 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर दैन 2। एक डाइस है, ठीक है, उसको रोल किया जाता है। अब डाइस पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवन नंबर आने की। इवन नंबर भी कौन सा, जो ग्रेटर देन हो 2 से, यानी 2 नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो एक 4 है इवन नंबर, एक 6 है, तो 2 चांसेस हमारे बन रहे हैं। तो टोटल कितनी ये होती हैं, 6 बार आप जो है यहाँ पे पूरे डॉट्स होते हैं इसमें, तो ये आ गया 1:3 प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल के सामने आएगी। ऑप्शन नंबर बी। 2 कॉइन्स आर टॉस टूगेदर, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक हेड आए और एक टेल आए। 2 सिक्के अगर आप उछालोगे, या तो पहली बार हेड आएगा, पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, या तो एक में टेल आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, या तो एक हेड या टेल आ सकता है, या पहले टेल आ जाएगा फिर दूसरे वाले में हेड आ जाएगा। यही जो चांसेस बन रहे हैं, 4 चांसेस बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ एक हेड आए या एक टेल आए, तो इसमें भी एक हेड या एक टेल, इसमें भी टेल हेड आ रहा है, ठीक है। तो 2 है पॉसिबिलिटीज और टोटल कितनी है, 4। तो 1:2 जो है इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, द HCF 2 नंबर इज 5 एंड LCM 120, 1 नंबर 20 है, तो अगला नंबर क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये फार्मूला आप याद रखना, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये फार्मूला काफ़ी रहता है। तो LCM कितना दिया गया है 120, HCF 5 दिया गया है, फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है 20, सेकंड नंबर हमको बताना है सेकंड नंबर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, सेकंड नंबर 30 आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। 52 क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर सारे इन रेशो 3:4, LCM कितना है 48, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है। तो रेशो को हमेशा मैंने आपको बताया कि जहाँ भी रेशो एक्स पुट कर लीजिए, 3x, तो एक को हम ये पुट कर लेंगे, और इनका LCM 48 दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल में इनका LCM कितना आता है वो देख लेते हैं। 4, तो ये इनका एक्चुअल में LCM 12 आएगा। तो इनका यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया है 48 दिया गया है, यानी कि हमारा 12x जो बराबर है वो 48 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 12 4 x की वैल्यू 4 आ जाएगी, बस x निकल गया हमारे पास। अब क्या पूछा गया, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन है, 3x है 4x है, तो 3x है, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 × 4, तो कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। 2 नंबर 20 एंड 30 LCM, तो ये आपको पता ही है कि इसका 10 एंड 60 रहेगा। LCM HCF एंड LCM पूछा है, तो एक ही नंबर ये वाले नंबर बनते हैं, जिससे आप इसको LCM भी आ जाएगा और इसका HCF भी आ जाएगा, ठीक है। HCF 10 आएगा और LCM इनका LCM 60 आ जाएगा। 20 के टेबल में 60 और 30 के टेबल में मिनिमम जो 60 आता है ये रहेगा, और HCF यानी कि ये 10 से कटते हैं, तो ये इनका LCM और HCF होगा। तो ये भी पूछा गया है, 2 नंबर सारे इन रेशो 7:x, HCF इज 5, फाइंड द LCM, तो इसको भी ऐसे निकालना है। तो इसको कैसे निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया रेशो वाले x पुट कर लीजिए, x मान लेते हैं 7x:11x मान लेते हैं। अब इनका HCF 5 दिया गया है, ये दोनों किससे कटते हैं, तो ये दोनों या तो अपने टेबल से कटेंगे या एक से कटेंगे। तो इनका कितना आएगा 77x आएगा, 77x कितना 5 के बराबर यहाँ पे दिया गया है। तो इसको यहाँ से 77 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, इनका LCM कैसे आएगा, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सीधे इनका LCM आ जाएगा। तो 5 को 77 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा 535, 535, 36, 37, 38, यानी कि 385। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन 55 है, ए वायर इज बेंट इनटू ए स्केयर, ठीक है। एक वायर की हेल्प से ये स्केयर बनाया जाता है, ठीक है। कितना स्केयर कितना आता है 484 स्केयर की जो जब वो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, 484 बन जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल रीशेप्ड इनटू द सर्कल। अब यहाँ पे पूछा गया है एरिया बताना है सर्कल का, अगर रीशेप किया जाए सर्कल में। अभी यहाँ पे आपको बताया जो स्केयर, ठीक है, बना है, ठीक है, इसकी कितना 484 दिया गया है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ निकालने के लिए आपको पता ही है कि इसका लेंथ निकालने के साइड का स्केयर होता है, ठीक है। साइड का स्केयर किसके बराबर है 484 के। तो यहाँ से हमारी साइड कितनी आ जाएगी, साइड हमारी आ जाएगी 22, ठीक है। साइड आ जाएगी 22, 484 का यहाँ पे रूट करोगे तो 22 हमारे पास एक साइड निकल के सामने आएगी। अब यहाँ पे सर्कल, ठीक है, सर्कल दिया गया, तो यही इसी सर्कल से इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो इसका जो है इसका एरिया किसके बराबर है, इसके पैरामीटर के बराबर है, यानी कि इस सर्कल का एरिया इस पैरामीटर के बराबर है। सर्कमफ्रेंस तो यहाँ पे इसका सेम ही रहेगा, ठीक है, ये सेम ही रहेगा।
यानी कि जो सर्कमफ्रेंस होगा यहाँ पे सर्कल का, वो इसके पैरामीटर के बराबर होगा। तो बस सर्कल का जो फार्मूला है यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr होता है और इसका पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। तो बस वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और 4 इंटू साइड कितनी है, 4 है 22, साइड हमें कितनी निकल के सामने आई है, ये हमारी 22 निकल के सामने आई है। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, हमारे पास आर आ जाएगा यहाँ पे 7:2, यानी कि 14 आ जाएगा। अभी हमें पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 14 हमसे यहाँ पे दिया गया है। 14, 7 से 2 कैंसल, और 22 इंटू 2 4 ज़ा 8, 28, ये करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के सामने आएगा वो यहाँ पे आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये निकल के सामने आएगा, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। द डैश पॉलीगन हैज़ ऑल इंटीरियर सर्कल्स एंड साइड्स इक्वल। तो इसका जो है रेगुलर आंसर था इसका। 58 की बात करें, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर था ए, 180 डिग्री एंड -2। तो चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बच गया था, ये वाला 56 वाला, ये भी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो में ये वाला भी कवर कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कल का कितना, 88 मीटर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस 88 मीटर के बराबर दिया हुआ है, रेडियस हमको निकालना है। तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 2πr, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr फार्मूला होता है। ये कितना 88 दिया गया है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू 88। 11 2 ज़ा और 11 8 ज़ा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो 4/7 आर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, मतलब इस साइड ले जाएंगे इसको 4/7 को, तो ये हमारे पास 7/4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो आर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 मीटर जो है बी ऑप्शन में गिवन है, तो बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ये मोस्टली मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, बाकी आपको जितने भी इंग्लिश और इसके आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों 59 का यहाँ पे है थर्मोमीटर का टेम्परेचर, एन्योमीटर का क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एन्योमीटर का आपका होगा विंड स्पीड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिया गया है, डेमोक्रेसी का वोट दिया गया है, और ओलिगार्की का क्या रहता है, तो ओलिगार्की का एलाइड ग्रुप रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, आइलैंड ओशन, तो ओसिस का क्या रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका सी पार्ट, यानी कि डेजर्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 62, क्लॉक का टाइम दिया गया है, बैरोमीटर का क्या रहेगा, तो बैरोमीटर का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही रहेगा। अब आप इसको निकाल लेना 63 का, मैं सीधा आंसर निकाल देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो 64 की बात की जाए तो 64 का सही आंसर ये वाला रहेगा। 65 की बात की जाए तो 65 का सही आंसर दोस्तों ए पार्ट रहेगा, यानी कि मदर। तो वही 66 की बात की जाए तो जैसे ही आप इसका आंसर निकालोगे तो 66 का बी पार्ट जो है आपका ग्रैंडफादर जो है आंसर आएगा। 67 की बात की जाए तो 67 का जो आंसर है वो आपका दोस्तों डी पार्ट, यानी कि फिगर बी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। 68 की बात की जाए, ठीक है, 68 की बात की जाए तो 68 का आपका बी पार्ट 54 जो है देखने को मिलेगा। 69 की बात की जाए, फाइंड द आउट वन आउट, तो 69 का हमें ए पार्ट देखने को मिलेगा 343। 70 की बात की जाए आउट वन आउट, तो 70 की जो है दोस्तों आपका डी पार्ट 133 देखने को मिलेगा, ठीक है, 133। 71 की बात की जाए तो 71 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट यानी कि नॉर्थ रहेगा। वही 72 की बात की जाए तो 72 का जो सही आंसर है वो आपका ए पार्ट देखने को मिलेगा। 73 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन है, तो 73 का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका ए पार्ट रहेगा। 74 की बात की जाए तो 74 का सही आंसर आपका सी पार्ट यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रहने वाला है। वही 75 की बात की जाए, ठीक है, 75 का ये दिए गए हैं, तो 75 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा 75 का बी पार्ट, यानी कि फिगर बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 76 टू 70 क्लास 80 स्टूडेंट, सम स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स साइंस, इतने सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना 76 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा सी पार्ट। और 77 की बात की जाए 77 का रहेगा बी पार्ट, और 78 की बात की जाए तो 78 का रहेगा आपका सी पार्ट। वही 79 की बात की जाए तो 79 का आपका रहेगा बी पार्ट, ये आपका रहने वाला है।
80 क्वेश्चन दिया गया है। 80 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि 360। 81 की बात की जाए, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 4, 4, 8, 12, 20, 32। ठीक है, इसके आगे बताना है आपको क्या आएगा। तो इसके आगे जो है आपको सी पार्ट यानी कि 52 देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, फाइंड द नंबर इन द सीक्वेंस 1, 7, 19, 37, 61। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका 91 रहेगा। 83 की बात की जाए, मिसिंग टर्म यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, तो 83 का जो सही आंसर है वो आपका बी पार्ट यानी कि 294 रहेगा। 84 की बात की जाए तो ये इफ़ कैट इज इक्वल 24, डॉग इज इक्वल 26, बैट आपका पूछा गया है, तो बैट जो है यहाँ पे आपका बी पार्ट सही रहेगा यानी कि 23। 85 की बात की जाए तो ये आपका मेंशन है, और 85 का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका ए पार्ट रहेगा ये वाला। 86 की बात की जाए तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए 86 की बात की जाए तो 86 का जो सही ऑप्शन रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। अब यहाँ से इंग्लिश शुरू होती है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे शुरू होती है। तो यहाँ पे बात करें 87 क्वेश्चन जो है, 87 का जो सही पार्ट है वो आपका ए रहेगा, यानी कि यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे द आएगा। वही 88 की बात की जाए तो 88 क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है तो उसका बी पार्ट सही आंसर रहेगा, यानी कि एन और द। 89 की बात की जाए तो 89 का जो है डी पार्ट द एन। 90 क्वेश्चन की बात की जाए तो 90 क्वेश्चन का जो है ए पार्ट रहेगा आपका। 91 की बात की जाए तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि 1, ये 1 का 4th रहेगा, सेकंड का 3rd रहेगा, और 3rd का जो है यहाँ पे 2nd रहेगा, और 4th है आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। यहाँ पे एंटोनियम पूछा गया है किसका, विम्सिकल का। तो 92 का जो सही आंसर है वो दोस्तों आपका सी पार्ट रहेगा, प्रैग्मेटिक। 93rd का पेयर ऑफ एंटोनियम इसका पूछा गया है, लोकेशियस। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका रहेगा बी पार्ट, ये वाला। तो 94th की बात करते हैं, तो 94th का जो ऑप्शन है वो आपका था डी पार्ट, यानी कि ऑन। 95 की बात की जाए तो 95 का क्या था, ये आपका था डी, अबाउट और ऑफ। 96 की बात की जाए तो 96 का जो सही आंसर था वो आपका था ए पार्ट। 97 की बात की जाए तो 97 का था डी पार्ट। वही 98 की बात की जाए तो ये आपका था ए पार्ट, बिकेम। 99 की बात की जाए ये वाले क्वेश्चन की, तो 99 का था बी पार्ट आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब। वही 100 क्वेश्चन की बात की जाए तो 100th क्वेश्चन का आंसर था सी। फर्स्ट का आपका था 4th, सेकंड का 2nd था, 3rd का यहाँ पे 1st था, और 4th का यहाँ पे 3rd था। उसके आगे ये आपको पैसेज यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 101 जो है इसका बी पार्ट आंसर था। ठीक है, 102 जो है यहाँ से देख लेना, 102 है। ठीक है, 102 का यहाँ पे बी पार्ट सही आंसर रहेगा, और 103 जो है इसका सी पार्ट सही रहने जाएंगे, तीनों के ये वाला सही रहेगा। वही 104 की बात की जाए, ठीक है, 104 का बी पार्ट सही आंसर रहेगा। 105 की बात की जाए तो 105 का सी पार्ट जो है सही आंसर रहेगा। 106 की बात की जाए तो ये आपका सी पार्ट जो है सही देखने को मिलेगा। 107 की बात की जाए तो ये आपका डी पार्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1/3 और 4th ओनली, ये आपका नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात की जाए, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, तो 108 जो है आपका बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 इसका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है, तो ये आपका ए वाला रहेगा। इसका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है 110 का, तो वो आपका सी पार्ट ये वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया है, तो इसका जो है आपका ए पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात की जाए तो इसका जो है आपका बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो है ए पार्ट, ये वाला ऑप्शन है, ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात की जाए तो यहाँ पे इसका जो है ए पार्ट यानी कि PQRS, ये वाला ऑप्शन जो है आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, तेजस लाइट कॉम्पैक्ट LSA Mark 1 हैज़ डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसने डेवलप किया है, ये आपका हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये तेजस को डेवलप किया है। 116 की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ये आपका नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात की जाए तो ये आपका डी पार्ट रहेगा, यानी नीदर 1 नीदर 2। क्वेश्चन नंबर
18 की बात कीजिए तो इसका डी पार्ट साउथ कोरिया आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 119 की बात की जाए तो इसका ए पार्ट ब्रोंज मेडल रहेगा। वही आखिरी क्वेश्चन 120, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए रहेगा। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, विद करेक्ट। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन गलत निकलता है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो यही था पूरा आज का वीडियो। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर इसी तरह पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो।